Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today we are going to start with the first chapter. The chapter is Scope and Objectives of the Financial Management. ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, थेरी है सारा का सारा चैप्टर। और इसमें से तकरीबन एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करो ही कि एग्ज़ाम में हर बार आएगा ही आएगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दीज बेसिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, क्या काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्या चीज़ें हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कोई कंपनी का जो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव होता है उसका रोल क्या होता है कंपनी में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करके देखेंगे। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। टोटल में मिला के 12 चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये आपने अपनी बुक में अभी लिख लेना है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, 12 चीज़ें। एक हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये वाले वीडियो में ही हम देखेंगे कि वो द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ, ज़रूरत क्या पड़ती है। फिर फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्चुअली होता क्या है, क्या काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लोग करते क्या हैं। इसके बाद कि क्यों इम्पोर्टेंट है इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मतलब कहाँ लोग जॉब करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की पर्पस क्या होता है, क्यों हम फाइनेंस को, पैसों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या पर्पस होता है पैसों का मैनेज करने का। फिर कहाँ कहाँ इश्यूज आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद में रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, हर कंपनी में, बड़ी जो कंपनीज होती है वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वहाँ पे, उनका क्या काम होता है कंपनी में। उसके बाद में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी के केस में क्या चीज़ें होती है, रिलेशनशिप विथ रिलेटेड डिसिप्लिन्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अकाउंटिंग से हम कंपैरिजन देखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर आइटम जो है उससे। और उसके बाद में एजेंसी प्रॉब्लम्स एंड कॉस्ट। धीरे धीरे करके ये एक एक चीज़ें हम देखेंगे। हर एक चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो होगा। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लंबा है, ज़्यादा है, तो फिर हम उसके लिए 2 वीडियोस बनाएंगे। बट दिस विल बी द एंटायर थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो एज अ होल अगर मैं समरी बताऊँ इस चैप्टर की, सो दीज आर द 12 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। एक रिविजन पर्पज़ के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद में एक पूरी पिक्चर होनी चाहिए सामने में कि हाँ ठीक है, फाइनेंस पहला चैप्टर, 8वां सब्जेक्ट, पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 12 चीज़ें थी। इंट्रोडक्शन, इंसॉल्वेंसी, और उसके बाद में आप इंपॉर्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एवरीथिंग सीक्वेंस वाइज याद हो जाएगा। आखिरी में धीरे धीरे करते हम रिवाइज भी करते जाएंगे इसमें। तो आओ सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट्स टेक वन थिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मान लो कंपनी एक, ठीक है, एक कंपनी है। और सबसे पहले कंपनी को बैलेंस शीट लेते हैं। चलो सबसे बढ़िया बैलेंस शीट टी फॉर्म में लेता हूँ मैं, ठीक है। टी फॉर्म में बैलेंस शीट लेता हूँ। आपको पता है यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे होते हैं फिक्स्ड असेट्स, इतना पार्ट होता है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का, जिसको मैं बोलता हूँ वर्किंग कैपिटल। और इतना पार्ट होता है मेरे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन। तो इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब किस तरह से मैंने कैपिटल लेके आया, फंड्स लेके आया हूँ कंपनी में। सबसे पहला डिसीजन, ठीक है, सबसे पहला डिसीजन, आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से ऐसे असेट्स है जो मुझे खरीदने की ज़रूरत है मेरी कंपनी चलाने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मेरा, मैं क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी है कॉन्फ्रेंसा प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी में मुझे क्या चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए होगी पहले तो। सबसे पहले मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, तो ये मेरा असेट हो गया। उसके बाद मुझे कंप्यूटर्स चाहिए। फिर मेरा स्टूडियो सेटअप है तो मेरे को माइक लगेगा, वो भी मेरा फिक्स्ड असेट ही है, क्योंकि माइक ही 1-1 लाख रुपए का आ जाता है, ठीक है। फिर स्टूडियो सेटअप किया मैंने तो वो एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है उसकी, वो भी मैं स्टूडियो एक का एक फिक्स्ड असेट अकाउंट बनाऊंगा, उसमें मैं डालूंगा। जैसे मैंने साउंड प्रूफ कराया, फिर मैं कैमरा लेके आता हूँ, उसको मैं फिक्स्ड असेट मानूंगा, ठीक है। फिर फर्नीचर लगेगा मेरे को, एम्प्लॉयज़ कहाँ बैठेंगे, मैं कहाँ, मैं जब जहाँ बैठा हूँ वो फर्नीचर का ही पार्ट हो गया, ठीक है। सो फर्नीचर हो गया। सो इस तरह से मेरे को सारे फिक्स्ड एसेट्स पता लगाने की क्या क्या ज़रूरत है मेरे को कंपनी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं अमाउंट पता लगाऊंगा। सबसे पहला डिसीजन हो गया वो। उसके बाद मैं अमाउंट पता लगाऊंगा कि इसमें कितने रुपए लगेंगे,
इन्वेस्ट करने के लिए। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को टोटल 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा सारी चीज़ें करने के लिए। तो एक क्योंकि बिल्डिंग जो मेन तो बिल्डिंग कॉस्ट ही आ जाएगी आपको, ठीक है। 1 करोड़ रुपए लगेगा। दूसरा डिसीजन कि पता लगाना कितनी अमाउंट की ज़रूरत है। इन सब के बाद में भी अब आती है बारी वर्किंग कैपिटल की। मुझे तो आपको वीडियो लेक्चर्स देने हैं, तो मुझे आपको पेन ड्राइव्स मेरे लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। बुक्स मेरे लिए रॉ मटेरियल है, वो लेके आना पड़ेगा, वो प्रिंटिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अच्छा, मैंने सॉफ्टवेयर तो लिया ही नहीं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो फिक्स एसेट का पार्ट हो गया। सो वर्किंग कैपिटल लगेगा मुझे, ठीक है। प्रिंटिंग करवाऊँगा, प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगी मुझे। क्रेडिटर्स में पैसा जमा हो जाएगा। डेटर्स मेरे केस में क्रिएट नहीं होते, क्योंकि एजुकेशन में क्या होता है, सबसे पहले पैसा आता है फिर एजुकेशन की सर्विस दी जाती है। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे क्रेडिटर्स डेटर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में भी कुछ पैसा लगेगा। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि 50 लाख रुपए मेरे को वर्किंग कैपिटल में लगेगा। सो मेरी रिक्वायरमेंट फंड्स की कितनी है, 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। मेरी फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1.5 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए फिक्स एसेट्स में और 50 लाख रुपए मेरा यहाँ पे हो गया वर्किंग कैपिटल में। अब ये 1.5 करोड़ रुपए मैंने लाने कहाँ से हैं? मेरे पास जेब से होगा तो मैं एज ए इक्विटी शेयर होल्डर इन दिस कंपनी मैं मान लो एक 50 लाख रुपए डाल दूंगा, ठीक है। 50 लाख रुपए मैंने डाल दिया, बाकी का पैसा नहीं है मेरे पास में, इतना पैसा नहीं है। लेकिन मैं कंपनी बंद करूँगा क्या, काम मेरा बंद कर दूंगा क्या? नहीं, मैं कहीं और से लेके आऊँगा। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया। सो बैंक से मैंने 1 करोड़ का लोन ले लिया, सैंक्शन करवाया। तो इस तरह से मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म किया मेरा, जिसमें लोन है 1 करोड़ का, इक्विटी है 50 लाख का, 1.5 करोड़ रुपए मैंने बैंक से लिए। ये 1.5 करोड़ रुपए कंपनी में आएंगे। ये लास्ट डिसीजन हो गया जो कि सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगा। मैंने पीछे से गया, सबसे पहले मैंने पता लगाया कि फिक्स एसेट्स क्या लगेंगे। दूसरा डिसीजन कितनी अमाउंट का लगेगा। तीसरा डिसीजन वर्किंग कैपिटल में कितने अमाउंट लगेगा। और चौथा डिसीजन ये सारा पैसा आएगा कहाँ से। एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट होगी ना चीज़ें, सबसे पहले पैसा आएगा। जो चौथा डिसीजन था आपका, सबसे पहले पैसा आएगा, उसके बाद में पैसा इन दोनों में लगेगा, वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट्स, और फिर फिक्स एसेट्स आएगा। पैसा देने के बाद ही तो मेरे को कोई माल बेचेगा ना। आ रही बात समझ में? मैं कहीं पे जाऊँगा कंप्यूटर शॉप में कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो पहले पैसे दूंगा, फिर मैं कंप्यूटर लेके आऊँगा। तो ये जो आपने डिसाइड किया, दिस इज़ नथिंग बट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेज करना है आपको। और इतनी ही नहीं आपको, अब मैं ओवरऑल बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इन्वेस्टर ढूंढूंगा, इक्विटी, ठीक है। बड़ी कंपनी लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं। मान लो ये इक्विटी होल्डर है, ये मैं हूँ, ठीक है। ये डेट होल्डर्स है कंपनी में, और ये मैंने बैंक लोन लिया है। इनसे कुछ 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 पैसा लूँगा, ठीक है। लेट्स टेक, सबसे पहले तो मैंने पैसा लेना है। अब कितना पैसा लेना है? मैंने 1.5 करोड़ लेना है। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं इसको ऐसे, और बैंक लोन मैंने ले लिया मान लो 50 लाख का, 20 लाख का डिबेंचर ले लिया, और 70 होगा ना, 1.5 करोड़ की ज़रूरत है, और 80 लाख का मैंने इक्विटी डाल दिया। तो कंपनी के पास कितने आ गए? मेरे कंपनी के पास में, दिस इज़ कॉन्फ्रेंजा, ठीक है। सो 1.5 करोड़ रुपए कंपनी के पास में आ गए। हो गई पहला चीज़ ख़त्म। इम्प्लीमेंट जब होगा तो एक्चुअल में मेन जगह से होगा, शुरुआत यहीं से होगी। अब क्या आपके पास में पहली चीज़ आ गई, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि कहाँ से पैसा मंगवाना ये डिसाइड करना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये पैसा लगेगा। इसके बाद ये पैसा जाएगा मशीनरी में, व्हीकल्स खरीदने में, कंप्यूटर्स खरीदने में, कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदने में, अगर मेरा काम वो है तो। और मान लो मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ, मेरा एजुकेशन छोड़ दो, मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ, रॉयल एनफील्ड, ठीक है। तो मेरे को रॉ मटेरियल, मेरा फिनिश गुड्स बनाने के लिए पैसा लगेगा, वर्किंग कैपिटल। तो इतना पार्ट आपका वर्किंग कैपिटल का हो गया, ठीक है। इतना पार्ट आपका फिक्स एसेट्स का हो गया। आर यू गेटिंग इट? तो टोटल कितना पैसा आया था? 1.5 करोड़ रुपये आया था। 1.5 करोड़ रुपये में से मैंने मान लो 1 करोड़ रुपये यहाँ डाल दिया, 50 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में डाल दिया। पहला डिसीजन पैसा लाना, दूसरा डिसीजन पैसे को अलोकेट करना, अपनी अपनी जगह पे फैलाना। समझ में आई भी बात? सीधी सी बात है, एक चीज़ तो आप समझ रहे हो। अब क्या होगा? पैसा आपने हर एक में डाल दिया,
अब मशीन शुरू होएगी, व्हीकल यूज़ होगी, कंप्यूटर यूज़ होंगे, ये स्पेयर पार्ट्स यूज़ होंगे, जो आपने गाड़ियाँ बनाई है वो बिकना मार्केट में शुरू होएगी और धीरे धीरे ये गाड़ियाँ बिकेगी। ये सारी चीज़ें, वर्किंग कैपिटल और ये फिक्स्ड एसेट जो है, ये सारा ऑपरेट होएगा साल भर और ये आपको पैसा जनरेट करके देगा, पैसा कमाई होगी अब। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इस इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करोगे, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप पैसा जनरेट कर रहे हो। ठीक है, 1.5 करोड़ के आपने ये सब चीज़ें इशू की, मार्केट में आपने सेल्स मान लो आपने किए होंगे तकरीबन, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 50 करोड़ का माल बेच दिया और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेता हूँ सीधा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया मान लो 5 करोड़ का। ठीक है, तो आपने कितना कमाए साल भर में? 5 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, कमा लिए 5 करोड़ रुपए आपने। अब क्या, सीधी सी बात है, जिनसे पैसा लिया उनको कुछ वापस रिटर्न भी तो देना पड़ेगा ना। इन लोगों ने आपको फ्री में पैसा दिया क्या? नहीं, ये लोग कुछ ना कुछ पैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको रिटर्न मिले। ध्यान देना, ये कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। ये कौन है? डिबेंचर। ये कौन है? बैंक। ठीक है, इक्विटी वाला क्या एक्सपेक्ट करता है रिटर्न में? डिविडेंड। इक्विटी वाले को डिविडेंड देना है, डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट देना है, बैंक वाले को इंटरेस्ट देना है। ठीक है, इसको क्या देना है? इंटरेस्ट। इसको क्या देना है? इंटरेस्ट। और इसको क्या देना है? डिविडेंड। तो आपने पैसा लाया, अलोकेट किया, ऑपरेट करके पैसा कमाया और फिर आपने पैसा बांटा। तो ये 5 करोड़ रुपए में से सीधी सी बात है, दो हिस्से होंगे इस 5 करोड़ के। कुछ पैसा आप रिटेन करके रखोगे क्योंकि आपको अगले साल ग्रोथ करनी है। हो सकता है आपको, ये मान लो आपने 2 करोड़ रुपए रिटेन किया और आपने बांट दिया मान लो 3 करोड़ रुपए। ठीक है, डिविडेंड में। अब क्या होगा कि ये 2 करोड़ रुपए की वापस से आप यहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे? आप फिक्स एसेट्स खरीदोगे, या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करोगे, या कैश में फिलहाल पड़ा रहेगा। इन्हीं में इन्वेस्टमेंट होगा और बाकी का 3 करोड़ इन ओनर्स को चला जाएगा, स्टेक होल्डर्स बेसिकली को चला जाएगा, क्योंकि पैसा इन्हीं से आया था, इन्हीं के पैसे से अपने ने कमाई की है, तो इनको देना बनता है, ये हमने दिया। 3 तरह के डिसीजन है जो आपको ओवरऑल लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सिलेबस है, इन 3 चीज़ों में हम सम अप कर सकते हैं। सबसे पहला डिसीजन, हम उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा आएगा कहाँ से और कितना। उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ना, इसलिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ कितना पैसा लगाना है। और लास्ट में आपका आएगा डिविडेंड डिसीजन, कि कितना किसको बांटना है। देखो, इंटरेस्ट जो बांटा जाता है इनको, ये तो फिक्स्ड होता है, तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन डिविडेंड वेरिएबल होता है, कभी बांटना है तो बांटो, नहीं बांटना है तो मत बांटो। डिविडेंड डिसीजन, ये 3 तरह के डिसीजन है जो कि कंपनी लेती है, 1, 2 और 3। ये लिख के ज़रूर रखना। यही आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसी में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। अब धीरे धीरे अपन ओपन अप होते जाएंगे और एक एक चीज़ें देखते जाएंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल सिर्फ इतना सा लिखिए। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। बाय बाय।